हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। वो टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो गया था। आई डोंट थिंक सो कि आपको उससे रिलेटेड कोई भी अब डाउट बचा होगा उस लेक्चर को सुनने के बाद। और अगर डाउट है भी तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन डू मैसेजेस ऑल्सो। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें कवर करना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चैप्टर 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डील होता है। इसके जो सेक्शंस हैं वो 68 से लेकर के 72 तक के सेक्शंस हम लोगों को देखने हैं। पहले हम ये जानते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है भाई। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कुछ नया सा नाम क्या है ये? अभी तक तो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा था, अग्रीमेंट के बारे में देखा था, प्रोमिसेस, प्रोमिसी, कंसिडरेशन, पता नहीं क्या क्या देख रखा है। लेकिन अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और ये वर्ड क्वासी मीन्स होता क्या है? तो अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। ये क्या है? एक तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन है, नॉट अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। जिसके बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है वो उस तरीके का ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल ऑब्लिगेशन है जो कि डिसाइड किया जाता है जज के द्वारा। जज डिसाइड करता है किसके ऊपर? वन पार्टी टू कंपेंसेट द अदर। एक पार्टी किसी और पार्टी को कंपेंसेट करेगी, ये डिसाइड करेगा जज। कौन डाल रहा है इस ऑब्लिगेशन को? जज डाल रहा है इस ऑब्लिगेशन को। द क्वासी contract is a retroactive judgment to correct a circumstance in which one party acquires something at the expense of other। ये जो है वो जो जज है वो इस बात को करेक्ट करना चाह रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को करके, इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को करके इस बात को करेक्ट करना चाह रहा है। जो भी एक पार्टी और ये दूसरी पार्टी, अगर इस पार्टी की वजह से, ए की वजह से बी का कोई भी प्रॉफिट हुआ है, ए की वजह से बी का प्रॉफिट हो गया है और ए को यहाँ पे लॉस सफर करना पड़ा, तो जो ए को लॉस सफर करना पड़ा और इसकी वजह से बी को प्रॉफिट हुआ, तो इसका लॉस का भरपाई कौन करेगा? इसका लॉस का भरपाई करेगा ये बी। तो इस बी से भरपाई करवाएगा कौन? जज। कैसे? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करके। लीगल ऑब्लिगेशन किसके ऊपर क्रिएट हो रहा है? बी के ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो यही है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। वैसे अगर आप क्वासी के लिटरल मीनिंग में जाएंगे, अगर हिंदी में हम जानने की कोशिश करें कि ये क्वासी क्या होता है, तो इट मीन्स आधा, अर्ध, हाफ, आधा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग लिटरल में है ये आधा कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी जुडिशियल भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा टॉपिक को, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताएंगे क्या होता है क्वासी जुडिशियल। तो फिलहाल हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक पर स्टिक रहते हैं। तो क्वासी जो है वो मतलब आधा होता है, आधा कॉन्ट्रैक्ट। इसके एसेंशियल्स क्या है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज रेट्रोएक्टिव रेमेडी बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो कॉन्ट्रैक्ट विथ वन अनदर। जब किसी भी पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तब भी क्रिएट हो सकता है जब दो पार्टीज आपस में एक दूसरे को जानते भी ना हो, तब भी ये क्रिएट हो सकता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन लोगों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले से नहीं है, ये एज अ रेमेडी दिया जा रहा है एक पार्टी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज क्रिएटेड बाय कौन? जज। जज के द्वारा क्रिएट किया जाता है कि जो भी सर्कमस्टांस की वजह से किसी एक को लॉस हुआ है, उस लॉस को भरपाई करवाना किसी और पार्टी से, क्योंकि वो पार्टी की वजह से उसे लॉस सफर करना पड़ा, तो ये जज के द्वारा क्रिएट किया जाता है। द प्लेंटिफ मस्ट हैव फर्निश्ड an asset, item, benefit, service to another party such that the benefit should have no to pay for it। और ये जो बेनिफिट हो गया है किसी एक पार्टी को, किसकी वजह से? अदर पार्टी की वजह से। द डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज रिसीट ऑफ द आइटम बट made no effort or offer to pay for it even when they know they should। यहाँ पे पेमेंट नहीं किया जा रहा है डिफेंडेंट के द्वारा, जानते हुए भी कि किसी और का लॉस हुआ है और उसका गेन हुआ है, उसको पेमेंट कर देना चाहिए, उसके बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो पेमेंट कौन करवाएगा? उसका लॉस का भरपाई कौन करवाएगा? जजेस करवाएंगे, कोर्ट करवाएगी। ऑर्डरिंग द डिफेंडेंट टू पे रेस्टिट्यूशन टू द प्लेंटिफ, द रेस्टिट्यूशन नोन इन द लैटिन एज क्वांटम मेरिट। अब यहाँ पे
रेस्टिट्यूशन ने को हम लोगों ने पहले के लेक्चर में भी पढ़ रखा है कि रेस्टिट्यूशन क्या होता है। मीन्स किसी एक पार्टी की वजह से इस पार्टी का जो प्रॉफिट है वो किसी और पार्टी को चला गया, भले ही ये दोनों एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। तो जो बी के पास जो गेन हुआ है ना, इस गेन को वापस ए के पास पहुंचाना, रेस्टिट्यूट करवाना ही रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। इसे लैटिन टर्म में क्वांटम मेरिट के नाम से जाना जाता है। और द अमाउंट डिजर्व्ड is calculated according to the amount or extent to which the defendant was unjustly enriched, क्योंकि अनजस्ट तरीके से बी के पास इसे ये पहुंच गया था। जबकि कोई भी चीज अनजस्ट तरीके से, गलत तरीके से या बाय मिस्टेक किसी भी तरीके से किसी एक पार्टी का गेन हो जा रहा है और उसकी वजह से उसे लॉस सफर करना पड़ रहा है, उसी को रेस्टिट्यूट करवाना। This remedy also referred to as a constructive contract। इसे क्या कहा जाता है? इस रेमेडी को कहा जाता है एक तरह से कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? बाय अ जज, जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। व्हेन देयर इज नो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था पहले, ए और बी के बीच में पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जजेस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। इफ देयर is an agreement or contract already in place, a judge will not create any costly contract because there is no need to do so। अगर पहले से पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो जज क्यों क्रिएट करेगा कोई भी कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट को? तब तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो जज केवल क्या करवाएगा? इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करवाएगा। लेकिन जब दो पार्टी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में ये एकमात्र जजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क जजमेंट है इसका। यही एक जजमेंट है ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In this case, Supreme Court adopted the principle of unjust enrichment। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अनजस्ट इनरिचमेंट का प्रिंसिपल है उसे अडॉप्ट किया था। और ये अनजस्ट इनरिचमेंट का जो प्रिंसिपल है वो दिया गया है लॉर्ड मैन्सफील्ड के द्वारा। which means no person shall unjustly enrich oneself at the cost of another। अनजस्ट इनरिचमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का लॉस करा करके खुद अमीर नहीं बन सकता, उस व्यक्ति के लॉस से खुद का पैसा गेन नहीं कर सकता। ये था प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट जो कि लॉर्ड मैन्सफील्ड ने दिया था। इस केस के बाद से ये सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया इस प्रिंसिपल को। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वी नीड टू नो अबाउट इट। इट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेम्बलेंस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। ये एक तरीके से रियल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन रिजेंबल कर रहा है एक आपस में पार्टीज के बीच में क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। किसके द्वारा? जजेस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। इट इज अ फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट। इसे ही कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉसी को कहीं कहीं काल्पनिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को काल्पनिक कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, इसलिए इसे फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्योंकि ये क्रिएट किया जाता है, पार्टीज का ना तो कंसेंट रहता है इसमें क्रिएट करने में, ना ही कोई कंसिडरेशन रहता है, लेकिन फिर भी ये क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। The obligation of party under quasi contract are created by fiction of law। क्यों? ये जो पार्टी के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है ना, ये भी किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है? फिक्शनल। फिक्शनल मतलब जो केवल इमेजिनरी तरीके से ऑब्लिगेशन भी क्रिएट किया जा रहा है पार्टी के ऊपर कि आपको पैसा ले जा करके वापस देना है जो भी आपने गेन किया है, पैसा, प्रॉफिट, जो भी आपने जिस भी तरीके से गेन कर रखा है उसे ले जा करके वापस देना। ये एक तरह से फिक्शन है, क्रिएट किया जा रहा है लॉ के द्वारा पार्टीज के ऊपर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसे रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब यहां से बन रहा है क्वेश्चन। पहले तो हम लोगों ने देखा इस केस से क्वेश्चन बनते हुए, इस केस अगर ये केस आ जाता है और
पूछ देता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि ये जो केस है किससे रिलेटेड है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है या अदर ऑप्शंस दे देगा, तो फिर ये केस जो है ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। यू नीड टू नो अबाउट इट, और उसको आप याद भी कर लीजिए, मेमोराइज भी करते चलिए जब तक हम पढ़ा रहे हैं। और अगर उसके बाद भी फॉर रिवीजन यू कैन लिसन माई लेक्चर। अगर आप बार बार मेरे लेक्चर को रिपीटेडली सुनते रहते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स ना इजीली याद हो जाएंगे। आप 1.5 में करके, स्पीड में करके इस वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको इजीली याद होता जाएगा कोई भी टॉपिक। हाँ, तो हम लोग टॉपिक पे थे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसे रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि ये रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये भी कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को। अब नो मैन मस्ट ग्रो रीच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। अगर ये एक लाइन आ गई और ये पूछ देता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये तो आपको पता हो गया है अब कि ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। प्लस अगर प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट आ जाता है तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट की मीनिंग को बता रहा है कि कोई भी व्यक्ति रिच आउट नहीं हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का लॉस करके। कोई भी व्यक्ति रिच नहीं बन सकता किसी और व्यक्ति का लॉस करके। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करते हुए और समझते हुए चलेंगे ना तो आपको इजीली याद होते जाएंगे चीजें, और इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय लॉर्ड मैंसफील्ड। अभी तक हम लोगों ने देख लिया जो थ्योरी है क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की, ये दी जाती है लॉर्ड मैंसफील्ड के द्वारा दी गई है। और ये लॉर्ड मैंसफील्ड कौन है, ये भाई ये है लॉर्ड मैंसफील्ड। अब देखिए इमेज अगर लग जाता है तो कोई भी ज्यूरिस्ट, अगर हम लोग आगे इन फ्यूचर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में, तो जो भी ज्यूरिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उनका इमेजेस के साथ पढ़ेंगे। तो जब इमेज के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना तो वो याद करने में बहुत आसानी होती है, समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर पे अगर लॉर्ड मैंसफील्ड दिखेंगे तुरंत आपको इनका इमेज भी याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ भाई वो ऐसे थे, इनके बाल ऐसे ऐसे हुआ करते थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो टाइप्स है ना ये सेक्शन 68 टू 72 तक डील करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। इसमें अलग अलग तरह के टाइप्स दिए गए हैं, सेक्शन 68 टू 72 ऑफ आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 68 कह रहा है नेसेसिटीज टू इनकैपेबिलिटीज, 69 पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, 70 पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट, 71 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, 72 डिलीवरी बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन। ये सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर हम लोगों को देखना। पहले हम आते हैं सेक्शन 68 को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही अच्छा सेक्शन है। आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने मेरा पहले का सारे वीडियोस देख रखे हैं तो। 68 कहता है claim for necessaries supplied to person incapable of contracting or on his account। मीन्स अगर आप किसी व्यक्ति को, इफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो पर्सन है वो इनकैपेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब इनकैपेबल पर्सन कौन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, अगर आपने पहले से सारे सेक्शंस पढ़ रखे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन होता है इनकैपेबल पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। माइनर होता है, ल्यूनेटिक पर्सन्स होते हैं, और भी अदर क्राइटेरियाज हम लोगों ने देख रखे हैं। और एनी वन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, या अगर कोई व्यक्ति जो है वो इनकैपेबल पर्सन या फिर वो व्यक्ति बाउंड है सपोर्ट करने के लिए लीगली किसी और व्यक्ति को, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। और वो व्यक्ति जो भी उसकी जरूरतमंद की चीजें हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहा है,
उसके लाइफ में जो भी कंडीशंस फुलफिल करने वाली हैं, उसे फुलफिल कर रहा है। द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person। अगर हम किसी व्यक्ति का, ये जो बच्चा है ये माइनर है, अब इसके मदर फादर पेरेंट्स जो है वो नहीं है, ओके, मदर फादर पेरेंट्स जो भी हैं और भी कोई भी घर में नहीं है, और हम हैं भाई पड़ोसी। अब हम देख रहे हैं ये बच्चा बेचारा रोज रोता है, 6-7 साल का बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम इस बच्चे की देखभाल करना शुरू कर दिए। जब हमने इस बच्चे की देखभाल करना शुरू कर दिया तो हमारे उसकी नेसेसिटी को फुलफिल भी तो हम ही करेंगे। उसको पढ़ाना लिखाना खाना पीना और भी बच्चे के बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारा हम उठा रहे हैं। अब जब हम इस बच्चे के सारे खर्चे उठा रहे हैं तो इन फ्यूचर इसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से हम रीइम्बर्स भी तो कर सकते हैं। कोर्ट जो है वो हमारा रीइम्बर्समेंट करा सकती है इस बच्चे की प्रॉपर्टी से, कि भाई जितने भी खर्चा हुआ है इनका, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे स्कूल में तुमको खिलाने पिलाने पहनाने जितने भी खर्चे हुआ है उसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी से इन्हें पैसा दे दिया जाए। क्योंकि हमने एक तरीके से, तुम इनकैपेबल थे क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें सारी फुलफ़िल की। तो अब तो हमारा, अब तुम्हारे जो भी प्रॉपर्टी है, वहाँ से हमको पैसा मिलना चाहिए। अब ये बच्चे के केस में भी अप्लाई होता है। अगर कोई पर्सन है जो कि ल्यूनेटिक है, ये पागल सा आदमी पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है, हम देखना शुरू कर दिए इसे, इसका ध्यान रखना शुरू कर दिए। जब इसका ध्यान रखना शुरू कर दिए तो हमारे पास जितना हमारी कैपेबिलिटी है उस हद तक हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी से रिकवर भी तो कर सकते हैं अपना पैसा जितना भी हम इसके ऊपर खर्च किए हैं। यही सेक्शन 68 बात कर रहा था। इसके इलस्ट्रेशन में देखिए, A supplies B a lunatic with necessaries suitable to his condition in life। ए जो है वो सारे सपोर्ट नेसेसिटी वाली चीजें उसको सप्लाई करता है क्योंकि वो ल्यूनेटिक है। अब ए जो है वो इंटाइटल हो गया रीइम्बर्स करने के लिए, कहाँ से, बी की प्रॉपर्टी से। ए जो है वो जा करके कोर्ट में ये कह सकता है कि हमने इनके ऊपर बहुत खर्चा किया, अब हमको इनसे पैसा चाहिए वापस। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, ये तो इनकैपेबल है। तो कोर्ट जो है वो इनकी प्रॉपर्टी से हमारा जो अभी तक का खर्चा है वो वापस दिलाएगी। ए सप्लाइज द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी अ ल्यूनेटिक। अब जो है इवन, यहाँ देखिए ये एक और टॉपिक क्लियर कर रहा है आपका, इसका इलस्ट्रेशन भी, इसलिए इलस्ट्रेशन जो होते हैं ना वो पढ़ना जरूरी होता है इलस्ट्रेशंस को। ये जो है भाई ये है ल्यूनेटिक पर्सन। अब इनके बाल बच्चे भी हैं, इनकी पत्नी भी है, ये तो पागल हो गए। अब कहाँ से बच्चे और पत्नी इनकी खाना खाएंगे? तो विथ नेसेसरी टू सुटेबल टू दियर कंडीशन इन लाइफ। हम तो पहले इस जो ल्यूनेटिक पर्सन है, जो ये पागल व्यक्ति है, इसका देखभाल करते थे, लेकिन इसकी जो फैमिली है उनका भी देखभाल करना शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें भी तो कोई खिलाने पिलाने वाला चाहिए। अब ए जो है वो इंटाइटल कर सकता है, मांग सकता है वो सारे खर्चे जो कि वो उस ल्यूनेटिक के ऊपर खर्च किए, प्लस वो खर्चे भी वो मांग सकता है कोर्ट से जा करके जो कि इसने इसकी फैमिली के ऊपर खर्च किए, इसकी फैमिली की नेसेसिटीज को फुलफिल करने के ऊपर खर्च किए। तो ए उसके लिए भी डिमांड कर सकता है। यहाँ तक आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा 68 को समझने में। 68 में क्लियर कट बात कही गई है, अगर जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में इंटर नहीं है, कैपेबल नहीं है, इंटर नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में, तो और उसकी नेसेसिटी वाली सारी चीजें आप करते हैं, आप फुलफिल करते हैं सारी चीजें, तो उसकी नेसेसिटी को फुलफिल करने में आपने जो भी पैसे लगाए हैं उसको आप रीइम्बर्स कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं कोर्ट में जा करके, कहाँ से, इनकी प्रॉपर्टी में से। अब हम, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि ये भी तो हो सकता है कि इस माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन ल्यूनेटिक है इसके पास भी कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो इस केस में क्या होगा? अब जब इस बच्चे या फिर इस जो ल्यूनेटिक पर्सन है, इडियट पर्सन है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है,
तो क्या आप कोर्ट में जाकर के ये कह सकते हैं कि हम इनके अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे और हमें अपना पैसा वापस चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं ना कि हवन कर और पुण्य करो और दरिया में डालो, ऐसा कुछ जो भी कहावत है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपके जो भी आपने इनके ऊपर खर्च किए हैं, वो एज़ अ पुण्य मान करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने अच्छे काम में अपना खर्च किया है पैसा। और इस तरह का कोई भी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं वो तो इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कोर्ट जो है वो केवल अगर इनके पास प्रॉपर्टी है, तभी आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है, उसका रिइंबर्समेंट हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो नेकी कर दरिया में डाल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप इनके अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि हमको इनसे प्रॉपर्टी चाहिए, इनका किडनी बेच करके क्यों ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 68 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 69 पर। 69 सेज reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested, means कि 69 says reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested, means कि उस पैसे का reimbursement करना a person who is interested in payment, किसके द्वारा? उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड है पेमेंट करने के लिए पैसे का, which another bound by law to pay, और जो दूसरा व्यक्ति है वो लॉ के द्वारा बाउंड है पेमेंट करने के लिए। Who therefore pays it is entitled to reimbursed by other. अब इसका जो इलस्ट्रेशन है ना, इसमें थोड़े लीज वाले टर्म्स दिए हैं, जो कि आपने अभी लीज का टॉपिक पढ़ नहीं रखा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो इसलिए हम आपको इजी सा एग्जाम्पल देते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। जैसे कि ये पर्सन है हरी टी शर्ट वाला, इसको नाम दे देते हैं हम हरी, ठीक है? अब ये जो हरी है, इनका ये घर है, ये हरी का ये घर है। अब इस हरी ने किसी लाल को, लाल एक पर्सन है, इस पर्सन को देता है अपना घर रेंट पर रहने के लिए। अब ये जो लाल है विद फैमिली आ जाते हैं इस घर में रहने के लिए। अब ये जो लाल इस घर में रहना शुरू कर देते हैं, तो ये महीने के महीने इस हरी को रेंट दे दिया करते थे कि हम आपको हर महीने का 10,000 रुपीज़ दे देंगे। धीरे-धीरे काफ़ी लंबे समय बीत जाता है और ये सालों तक इस घर में रह जाते हैं लाल। लेकिन एक दिन टैक्स वाले आते हैं, हाउस टैक्स वाले ही मान लेते हैं हम यहाँ पे। हाउस टैक्स वाले आते हैं और ये कहते हैं लाल से कि आप इस घर में तो रहते हैं, लेकिन इस घर का हाउस टैक्स नहीं भरा गया है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, हाउस टैक्स दीजिए वरना ये घर तो चला जाएगा। अब ये लाल का यहाँ पे सेटलमेंट हो गया है, इसकी फैमिली यहाँ पे रहती है, सब कुछ है। तो अब ये लाल का इतनी जल्दी घर खाली करना इज़ नॉट पॉसिबल कि लाल आया इनकम टैक्स वाला और ये कह दिया हाउस टैक्स वाला और ये कह दिया कि इस घर को खाली करिए, नहीं तो या फिर हाउस टैक्स भरिए, नहीं तो ये घर तो चला जाएगा। अब लाल जो है इनकी फैमिली वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, सेटलमेंट है, इतनी जल्दी ये कर नहीं सकता खाली। अब लाल दौड़े भागते आता है हरी के पास और ये कहता है कि आप हमारा घर जो है, आपका ही घर है, सब कुछ आप ही का है, हम तो रेंट पे ही रहते हैं, लेकिन आपने हाउस टैक्स पे नहीं कर रखा है और हम आपको हर महीने रेंट भी देते हैं, आप हाउस टैक्स पे कर दीजिए प्लीज़। अब हरी जो है वो लेट पे लेट किया जा रहा है। लाल घबराहट में जाता है और वो सारा पेमेंट कर देता है हाउस टैक्स का। लाल हाउस टैक्स का सारा पेमेंट कर देता है, जो भी था, जितना भी पेमेंट बाकी था, ड्यू था। जब लाल सारा पेमेंट कर दिया, किसकी प्रॉपर्टी थी? हरी की प्रॉपर्टी थी। लेकिन उस समय जरूरत किसको था? लाल को जरूरत था। बाउंड बाय लॉ कौन था? हरी था। हरी को पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन लाल ने हरी का पेमेंट कर दिया। अब जब लाल ने हरी का पेमेंट कर दिया है, तो हरी से लाल जो है ये रीइंबर्स करा सकता है। सारे पैसे को, जितना भी इसने हाउस टैक्स में दिया है, वो पैसा वापस ले सकता है कोर्ट में जाकर के। यही इलस्ट्रेशन में कहा गया है, लेकिन इसके वर्ड्स जो है इसमें लीज वगैरह वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम आपको इसका इलस्ट्रेशन नहीं बता करके ये अच्छा सा एग्जाम्पल दिए हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये वर्ड्स यहाँ पे देखिए, एक जो है
पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, क्योंकि यहाँ पे लाल है, इसका जरूरत है यहाँ पे, इसलिए इसको इंटरेस्ट लेना पड़ा पेमेंट ऑफ मनी के लिए। और ये जो हरी है, ये बाउंड बाय लॉ है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हरी को ही पेमेंट करना था, क्योंकि घर तो इसका जा रहा था। लाल इसके जगह पे पेमेंट करता है, जब ये इसके जगह पे पेमेंट कर रहा है तो हरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना भी पेमेंट लाल ने किया है वो उसका पैसा वापस करे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा 69 क्या कह रहा था। ये सब बहुत इजी इजी सेक्शन है, कुछ इसमें ऐसा टफ नहीं है समझने वाला, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें थोड़े थोड़े प्री के क्वेश्चंस जरूर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कहीं कहीं आते हैं कि व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से। नेक्स्ट इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 says obligation of person enjoying benefit of non gratuitous act। अब वो एक्ट जो कि नॉन ग्रेटिटुअस है, वहां पे वियर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, जहां पे कोई व्यक्ति जो है वो लॉफुली कोई काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करता है, और डिलीवर्स एनीथिंग टू इन, और उस या फिर उसको कोई काम करता है या फिर कोई सामान देता है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिटुअसली, भला करने के लिए वो नहीं दे रहा है, ग्रेटिटुअस नेचर में नहीं दे रहा है, वो लॉफुली कोई भी काम कर रहा है, कोई भी डिलीवरी दे रहा है किसी और दूसरे व्यक्ति को, तो सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट, और जो दूसरा पर्सन है ना जिसको ये बेनिफिट दिया गया है, वो इंजॉय भी करता है उसका। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिस्टोर और द थिंग सो डन और डिलीवर्ड। तो जो भी व्यक्ति ने वो काम किया है दूसरे व्यक्ति के लिए नॉन ग्रेटिटुअस नेचर में, तो वो व्यक्ति रीइंबर्स करा सकता है, पैसे को वापस से रिस्टोर करा सकता है, या फिर चीज को अगर जो भी उसमें डिलीवर कर रखा है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि हम ऑर्डर किए पिज्ज़ा वाले से पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, ठीक है, ये डोमिनोज है, डोमिनोज से हमारे ये घर पे डिलीवरी वाला आता है, हमने ऑर्डर कर दिया। अब जब हमने ऑर्डर कर दिया और ये हमें पिज़्ज़ा दे देता है, जब हमारे पैसा देने की बारी आती है तो हम ये कह देते हैं कि नहीं नहीं, हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। हम ऐसे नहीं, मतलब हमारी तो आपसे केवल बात हुई थी कि आपने आपको हमारे घर पे डिलीवरी करना है, बाकी पैसे वैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो अगर इस नेचर का कोई काम कर रहा है और ये जो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है या डोमिनोज वाला, ये तो कोई भले का काम कर नहीं रहे हैं, ये तो नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट कर नहीं रहे हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कंपेंसेशन ले सकते हैं। अगर हम पिज़्ज़ा खा गए तो हमसे पिज़्ज़ा का पैसा ले लेंगे, और अगर पिज़्ज़ा नहीं खाए तो पिज़्ज़ा छीन के ले जाएगा डिलीवरी वाला। ठीक है, तो ये सेक्शन 70 इसी तरीके के नेचर की बात कह रहा है। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए अ ट्रेड्समैन लिव्स गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक। अब ए जो है वो कोई ट्रेडर है, वो बी के घर पे अपना कोई सामान भूल जाता है मिस्टेकली। बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन। अब वो गुड्स जो है वो बी अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग से अपना ही समझ के यूज करने लगता है कि जो भी सामान मेरे घर पे छूट गया वो मेरा, ठीक है, ऐसा करके वो यूज करने लगता है। तो अब जब वो यूज कर रहा है उसको, बी उस गुड्स को यूज करने लगा। अब जैसे ऐसा ही मान लेते हैं कि हम अपने दोस्त के घर पे गए, और अपने दोस्त के घर पे जा करके हम अपना कोई शॉपिंग वगैरह करके आए थे कपड़े वपड़ा का, और हम उसके घर पे छूट गया, भूल गए हम। अब जब हम उसके घर पे भूल गए हैं, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है ना कि वो हमारा कपड़े, हमारा सामान वापस ला के दे। लेकिन वो वापस ला के नहीं देता है, वो इसको यूज करने लगता है। तो जब वो उसको यूज करने लगा, तो वो बाउंड हो गया उसका जो भी खर्चा था, हमारे जो भी सामान का खर्चा था वो देने के लिए। अब भी जो है या मेरा दोस्त जो है वो हमें उस पैसे का, उन कपड़ों का खर्चा ला करके देगा, क्योंकि उसने यूज कर लिया उसे। अगर यूज नहीं किया है तो वो उसे वापस लाके देगा, उस सामान को वापस लाके देगा। इसका एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमारे घर में, हमारा ये घर है भाई, और इस घर में लग गया आग, भगवान ना करे लग जाती है आग। अब जब आग लग गई ए के घर में, और ये जो बी है, ये है भाई फायर ब्रिगेड वाले। अब फायर ब्रिगेड वाले से फोन करता है ए, और ये कहता है भाई भाई जल्दी आइए, हमारे घर में आग लग गई है और आप बुझाइए। अब जब ए फोन करके बात की अभी से, उस समय इन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई पेमेंट को लेकर के। ए ने बी के को फोन किया कि आइए हमारे घर का आग बुझाइए जल्दी।
अब जब फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन कर रहे हैं, तो फायर ब्रिगेड वाला कोई ग्रेटिट्यूअस काम तो कर नहीं रहा है, इसे भी पैसे की ज़रूरत है, तभी ना ये काम कर रहा है। तो फायर ब्रिगेड वाला आता है और उसका घर का आग बुझा देता है। जब आग बुझ जाती है, तो फायर ब्रिगेड वाला पैसा माँगता है, "भई हमें पैसा दे दीजिए हमारा।" तो एक कहता है, "कौन-सा पैसा? कहाँ का पैसा? हमने तो कोई भी पैसे के बारे में बात ही नहीं किया। आपने मेरा घर का आग बुझा दिया, दैट्स इट।" तो अब फायर ब्रिगेड वाला वापस से तो आग लगाएगा नहीं, वो तो जाएगा कोर्ट। वो कोर्ट जाएगा और कोर्ट यहाँ पे क्रिएट करेगी क्या? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब जब वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट क्रिएट करेगी, तो इसे पैसा वापस देना पड़ेगा। ए को इसका बी का पैसा फायर ब्रिगेड वाले का पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट हो चुका है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको सेक्शन 70 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक्शन 71 पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ये बात करता है फाइंडर ऑफ गुड्स से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स जो टर्म है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट में किस किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स टॉपिक है रिलेटेड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली का जो टॉपिक है, बेलर और बेली का टॉपिक है, वो हम लोग फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि बेलर और बेली क्या होते हैं। ये जो बेली है, ये बेलमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है। बेलमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बेलर और बेली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बेली की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहले हम इसको 71 को समझते हैं, उसके बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेंगे। ये कहता है, अगर कोई व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति का हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर। अब जैसे कि चलते हुए हमें एक पर्स गिरा हुआ मिल गया, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली जैसी हो जाएगी, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एज अ बेली वाली हो जाएगी। अगर चलते हुए सड़क पे हमें गिरा मिला हुआ पर्स, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? बेली जैसी। किसी का चलते हुए सामान गिरा, पर्स गिरा, सामान गिरा, या फिर कोई हमारा एक कोई दुकान है, हमारा कोई शॉप है, अब उस शॉप में कोई जो हमारे कस्टमर्स हैं वो आते हैं, उनका सामान छूट जाता है। कस्टमर्स जो हैं वो आते हैं और उनका कोई कीमती सामान हमारे शॉप में छूट जाता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि बेली की होती है। अब हम ये जानेंगे कि ये बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस गुड्स का ध्यान रखें, उस गुड्स को वापस करें। किसको? ओनर को। उस गुड्स को खोजें, ओनर को, जो भी ओनर है उनको खोजें, जो गुड्स का ओनर है उसको खोजे और उस गुड्स का ध्यान रखते हुए उनको खोजे। अब ये जो बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टू टेक केयर ऑफ गुड्स या रिटर्न करना, ये जो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 168 एंड 169 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे 168 और 169 में, वहां पे बताया गया है कि बेली की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी हमारा खर्चा लग रहा है उस ओनर को खोजने के लिए, वो ओनर देगा। अगर वो नहीं देता है, तो हम उस गुड्स को अपने पास ही रखेंगे और जब तक वो अपना खर्चा, हमारा जो खर्चा हुआ है, काफ़ी खर्चा अगर हो गया है उसको खोजने में, जब तक वो नहीं दे देता, तब तक हम उस गुड्स को अपने पास रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 168 और 169 में। तो इसके लिए आप डोंट वरी, इसके लिए परेशान मत होइए। पहले हम ये जान लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली छोटे में, कि वो गुड्स का ध्यान रखेगा, जो भी उसको गुड्स मिला है, और वो ओनर को ढूँढने की कोशिश करेगा और ज अगर ओनर मिल जाता है, तो वो गुड्स को वापस कर देगा। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस टॉपिक का, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या होती है। तो यहाँ पे ए जो है वो एक पिक्ड अप अ गोल्ड चेन ऑन द फ्लोर नियर अ गोल्ड शॉप। यहाँ पे गोल्ड शॉप था। गोल्ड शॉप के सीढ़ी, अगर ये कोई शॉप है बहुत बड़ा सा, और इसके बाहर निकलते ही सीढ़ी के पास या दरवाजे के पास, स्टेप डोर डोर के पास यहाँ पे कोई गोल्ड चेन गिरा रहता है। अब जब गोल्ड चेन गिरा रहता है, तो ए वहां से गुजर रहा होता है। ए देख लेता है कि यहाँ पे गोल्ड चेन गिरा हुआ है, तो ए जो है वो क्या बन गया यहाँ पे? फाइंडर ऑफ गुड्स, क्योंकि वो उसको गिरा हुआ कोई सामान मिला। जब उसे सामान मिला, तो ए क्या बन गया यहाँ पे? फाइंडर ऑफ गुड्स।
ही टोल्ड द शॉप ओनर दैट ए इज कीपिंग द चेन इन हिज ओन कस्टडी। वो जाता है और ये बोलता है कि ये आपका है, तो ये बोलते हैं भाई हमारा तो नहीं है। तो अब ये इनको बोलता है कि अब तो ये हमारे कस्टडी में रहेगा जब तक कि इसका रियल ओनर नहीं मिल जाता। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया किसके बीच में, जो ओनर है, उस चेन का ओनर है, उसके बीच में और ए के बीच में। अब ए और उस ओनर के बीच में जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, अब अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर जो ओनर है वो ढूंढते ढूंढते इसके पास आता है, ये बताता है कि हाँ हाँ एक व्यक्ति था ए, उसका बताता है नाम पता सब कुछ कि इन्हीं से जाकर के अपना आप चेन ले लीजिए। अब वो व्यक्ति जो है वो आता है ओनर उस गुड्स का, कहता है हमारा चेन जो है वापस दीजिए। अब ये कहता है नहीं नहीं हम तो नहीं देंगे अब। तो जब ये ए मना करेगा कि अब हम नहीं देंगे, तो ये जो ओनर है ना असली ओनर ओ, वो जाएगा कोर्ट कि भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, अब हमारा गुड्स इनसे वापस दिलाइए। ठीक है, तो आपको ये फाइंडर ऑफ गुड्स का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ये भी ऐसा कुछ टफ नहीं था 71 भी। 72 पे आते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोवर्जन। अब अगर उस व्यक्ति के ऊपर कौन सी लाइबिलिटी होगी, अराइज होगी, अगर किसी को गलती से कोई पैसा चला गया है, या कोई सामान चला गया है, गलती से चला गया है, या कोवर्जन में चला गया है, कोवर्जन से चला गया है। कोवर्जन और मिस्टेक का टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोवर्जन क्या होता है और मिस्टेक क्या होता है। अ पर्सन टू होम मनी हैज बीन पेड, वो व्यक्ति टू होम मनी जिसको पे करना था और एनीथिंग डिलीवर्ड पे कर दिया गया है, या फिर कोई सामान जो है वो डिलीवर कर दिया गया है मिस्टेकली या फिर कोवर्जन में, तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप उसे रिटर्न कर रहे हैं, उसे आप उसको रिटर्न कर लें। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय वाला एग्जाम्पल। हमारा ये घर है और हमारे पड़ोसी का बिल्कुल सटा हुआ ये घर है। अब ये डिलीवरी वाला आता है पिज़्ज़ा लेकर के, डिलीवरी बॉय पिज़्ज़ा लेकर के आता है और वो चला जाता है बी के घर में, लेकिन उसे डिलीवरी देनी था ए के घर में। कुछ कंफ्यूजन होता है, मिस्टेकली वो बी के घर में डिलीवर करके चला जाता है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा जो है ना वो ए ने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा था। ए ने ऑलरेडी इस पिज़्ज़ा का पेमेंट कर रखा था, इस पिज़्ज़ा बॉय ने गलती से बी को दे दिया। अब जब बी के पास ये आ गया है और बी को ये तो पता है कि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया था, तो बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पिज़्ज़ा उठाए और लेके जाए ए के पास, जो कि उसके पास मिस्टेकली आ गया है। लेकिन बी अगर ऐसा नहीं करता है, बी पिज़्ज़ा को खा जाता है कि चलो जो मिला खा लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। जब भी अगर पिज़्ज़ा खा जाता है और ये तो पहले से पेमेंट हो गया था पिज़्ज़ा का, तो के ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्रिएट हो रहा है यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा और बी को उस पिज़्ज़ा का पैसा देना पड़ेगा ए को। ए और बी के बीच में क्रिएट होगा, ना कि ए और इस पिज्जा बॉय के बीच में या फिर डोमिनोज वाले से, ना। ये क्रिएट हो रहा है किनके किनके बीच में, ए और बी के बीच में, क्योंकि मिस्टेकली इनके पास पहुंचा है सामान। इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग। ए एंड बी ज्वाइंटली ओ 100 रुपीज टू सी, ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी। ए और बी जो है ये साथ में दोस्त रहते हैं, इनका तीसरा दोस्त रहता है सी। ये दोनों रहते हैं भाई, ए और बी को पैसे की जरूरत रहती है, ये दोनों जाते हैं ट्रिप पर। अब इन ट्रिप में इन लोग की पैसे कमी हो जाती है, जब पैसे कमी हो जाती है तो ये दोनों करते हैं फोन कॉल किसको, सी को, कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो, हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। अब जब ये सी उन्हें 100 रुपए दे देता है, ये भी कैसा 100 रुपए दे देता है। अब ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी, जब पैसा देने की बारी आती है तो बी कहता है भाई तुम अभी पेमेंट कर दो सी को, ए से कहता है कि तुम अभी पेमेंट कर दो सी को, मैं बाद में पेमेंट करूंगा। कौन कहता है ये बी कहता है। बी नॉट नोइंग द फैक्ट पे 100 रुपीज ओवर अगेन टू सी, लेकिन हाँ यहाँ पे तो बदल गया बात। बाद में जब इसके पास पैसे आते हैं और वो ये नहीं जानता है कि ए ने पेमेंट कर दिया है, बी भी पेमेंट कर देता है सी को।
यहाँ पे चेंज इन सर्कमस्टांस हो रहा है कि ए ने पेमेंट कर दिया था सी को, बी ने बोला था ए से करने के लिए, लेकिन बी को पता नहीं था कि इसने ए ने पेमेंट कर दिया है। बाद में बी भी सी को पेमेंट कर देता है 100 रुपए का। तो सी जो है वो बाउंड हो गया, क्योंकि उसके पास पैसे गलती से 2 बार आए हैं। तो सी बाउंड हो गया पेमेंट करने के लिए वापस बी को या ए को, किसी को भी वो पेमेंट वापस करेगा। बाद में जो सेटलमेंट का रूल हम लोगों ने देख रखा है पहले ही कि सेटलमेंट कर लेंगे, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे सी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी पैसा उसके पास आया है मिस्टेकली, वो उसे वापस देगा, वो उसे वापस करेगा। जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आजकल गूगल पे का जमाना है भाई, तो हम लोग गूगल पे से पेमेंट करते हैं। गूगल पे से पेमेंट करते हैं और गूगल पे से पेमेंट करने के दौरान एक बार पेमेंट जाता है और वो स्टक हो जाता है, ना उसके पास मैसेज नहीं आता। बाद में हम उसे दोबारा पेमेंट कर देते हैं। जब हमने उससे 2 बार पेमेंट कर दिया और दोनों बार ही पेमेंट हो गया था, लेकिन पेमेंट स्टक हो गया था, बीच में रुक गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क एरर हो गया था। बाद में पता चलता है ये हमें कि हमने तो 2 बार उसे पेमेंट कर रखा है। अब उस जो शॉप वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमें हमारा जो पैसा एक्स्ट्रा पेमेंट गया है, उसे मिस्टेकली जो गया है पेमेंट, वो वापस करे। अगर ये जो गून है, ये गुंडा है, अगर ये डरा धमका करके कोई भी पेमेंट लेता है, तो उसकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वापस करे पेमेंट को। इसमें 72 भी इजी था, ऐसा कुछ टफ नहीं था। आपको आई होप यहाँ से समझ में सारे टॉपिक्स आ गए होंगे, 68 टू 72, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल होता है लॉ के द्वारा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिएबल होता है लॉ के द्वारा, ये तो आपको पता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक ऑब्लिगेशन होता है। ये ऑब्लिगेशन होता है रिजेम्बलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। कौन सा? एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है, रिजेम्बलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल लॉ बाय लॉ, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ रिजेम्बलिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट होना जरूरी है, किसके बीच में? पार्टीज के बीच में। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो एग्रीमेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है पहले से पार्टी के बीच में, क्योंकि हो सकता है ऐसा भी कि पार्टीज पहले से एक दूसरे को जान ही नहीं रही थी। जैसे कि वो फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में हो सकता है। जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में जो किसका सामान गिरा, ये तो पार्टी को पता ही नहीं। जब पार्टी को पता ही नहीं, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसा? तो इन लोगों के बीच में कोई भी पहले से एग्रीमेंट नहीं होता है इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कि बिना एग्रीमेंट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो एक तरह से एक्सेप्शन है। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस का एक्सेप्शन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो contract is full-fledged and binding on the parties and quasi-contract is implied by law। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इम्प्लाइड होता है लॉ के द्वारा। तो आई होप दोस्तों, आपको ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एक ही केस था इसमें, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, ये मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और इसके अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं था जो कि एज सच इम्पॉर्टेंट हो आप लोगों को जानने के लिए, या फिर कोई भी पेपर में आया हो, एग्जाम्स में आया हो। लेकिन हाँ, ये मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, ये बार बार एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में से। तो इसमें कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा। इतने डिटेलिंग में हमने इसको समझाया है, प्लस नोट्स जो है वो इतना एक्यूरेट और एग्जैक्टली लिखा हुआ है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप या तो मेरे लेक्चर्स को दोबारा सुन सकते हैं, या फिर इस नोट्स को रीड करके समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आप मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। नंबर दिया गया है दोस्तों, ये नंबर है, आप इस नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस पीडीएफ को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, ये जो नोट्स जिससे हमने अभी आपको पढ़ाया है, अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं केवल 21 रुपीज़ में। उसके बाद आफ्टर द पेमेंट आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देंगे इस नंबर पर, तो आपको तुरंत पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।